Okay guys, so that day we did introduction of this wave optics, real and virtual object we understood, right? Real image versus virtual image. This is just okay, reflection by plane surface. Deviation ये भी किया था उस दिन, deviation caused by. इसका डेरिवेशन आप लोग करके देखना, ठीक है ना? ये आपको मैं अपने वीडियो में रिकॉर्ड करके दूंगा, बट ये फॉर्मूला आप लोग मेरी याद रखो और इसका डेरिवेशन आप लोग करके देखोगे खुद से. डेविएशन कॉज बाय टू प्लेन मिरर्स, 360 माइनस 2 थीटा. नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है ये बताया हमने. ओके चलो आज थोड़ा क्वेश्चन हम लोग को पहले करने हैं वेलोसिटी पे, ठीक है, क्योंकि ये एक फेवरेट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का. दैट डे वी डू सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ वेलोसिटी, है ना. तो आज जो है थोड़ा सा इसमें वन लेवल आगे जाएंगे, कुछ वेलोसिटीज के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे प्लेन मिरर से रिलेटेड. कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जब ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहे हो, तो कैसे कैसे हमें वेलोसिटी को इंटरप्रेट करना है इमेज की, ठीक है. तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वंस यू अंडरस्टैंड बहुत ईजी है, ठीक. तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. प्लेन मिरर का केस है तो हमको ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास वो यहाँ रखा हुआ है तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है. तो अगर इसको मैं u बोलूँ, स्मॉल u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u, और इसको v बोलूँ, स्मॉल v, तो ये रिलेशन ट्रू है साइन कन्वेंशन के हिसाब से. दिस इज ओके. v इज इक्वल टू माइनस u. गाइज द सेम कन्वेंशन यू नो फॉर स्फेरिकल मिरर्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर प्लेन मिरर. सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. सो आई कैन से v इज इक्वल टू माइनस u, सिंपल रिलेशन फॉर ए प्लेन मिरर, राइट. अच्छा, अगर v इज इक्वल टू माइनस u है, मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ. मैं किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ किसी भी और वेरिएबल के टर्म में. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस du बाई dt. गाइस dv बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज. d ऑफ दिस क्वांटिटी, व्हाट इज दिस क्वांटिटी. अगर ये मिरर रुका हुआ है सो दिस क्वांटिटी इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, एंड du बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, एक फिक्स्ड फ्रेम से डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज विद टाइम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो प्लेन मिरर के केस में हमको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, अगर मिरर रुका हुआ है तो इन, क्योंकि मिरर भी चल रहा होगा तो कहानी अलग हो जाएगी. अगर मिरर मेरा स्टेशनरी है तो मैं प्लेन मिरर के केस में ये चीज हमेशा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज वुड बी ऑपोजिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. वैल्यू में इक्वल होगा, खाली साइन में ऑपोजिट होगा. मेक सेंस. अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जा रहा होगा. अब इस इक्वेशन में हमको ये चीज याद रखनी है, वी टिल व्हेन वी कैन राइट दिस. ये इक्वेशन हम कब तक लिख सकते हैं, जब तक मिरर इज स्टेशनरी. अगर हम मिरर को भी मूव कराना शुरू कर दें तो ये इक्वेशन विल नॉट होल्ड ट्रू. तो फिर व्हाट विल होल्ड ट्रू, इन केस द मिरर इज मूविंग, ठीक है, इन केस मिरर इज ऑल्सो मूविंग, तो सेम इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना पड़ेगा किसके, मिरर के. मतलब आपको यहीं पे एक ऑब्जर्वर बन के इसको देखना पड़ेगा ना. अगर आप मिरर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए तो मिरर स्टेशनरी हो गया. भाई आप खुद ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए तो वो स्टेशनरी हुआ. तो इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मिरर दिस इज ऑलवेज ट्रू. चाहे मिरर मूव कर रहा हो, स्टेशनरी हो, कैसा भी केस. अपने को ये चीज डियर याद रखनी है. क्वेश्चंस में ये सबसे की इंपॉर्टेंट चीज है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, m लिखा है मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. ये याद रखना. और हमको ये तो बेसिक मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं कि किसी भी रेफरेंस में, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वेलोसिटी लिखेंगे हम तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी, राइट. अरे वो बोट वाले प्रॉब्लम किए थे, रिवर बोट वाले, राइट. तो हम लोग बोलते थे कि वी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वी स्विमर माइनस वी रिवर. याद आया, करते थे ना बहुत सारे. तो वही चीज है यार. यहाँ पे क्या हो रहा है
कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, तो हम हर चीज को देख रहे हैं मिरर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो जब भी सॉल्व करना है प्रॉब्लम, जब मिरर मूव कर रहा होगा और जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो पहले क्या करना है कि इस चीज को निकाल लेना है। तो ये जो चीज है, पहले आपने ये निकाली, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर आपको निकालनी होगी। वो आप कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। ये निकालने के बाद आपको मालूम है कि ये बंदा, इसका बस माइनस साइन है। velocity of image would be just negative of this. Now once you find out this, they will not ask you this, they will ask you this, velocity of image with respect to ground. तो इसी फॉर्मूले को रिवर्स फॉर्म में लगाना है। मतलब यहां पे आप लगा रहे हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू मिरर, उससे हमको ये मिलेगी, और जब ये हमको मिल जाएगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके, क्योंकि ये हमको पता होगा, हम ये निकालेंगे। सो हम एक फॉर्मूले को दो बार लगाएंगे। एक बार ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालेंगे मिरर के फ्रेम में, उसका नेगेटिव कर देंगे तो इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी मिरर के फ्रेम में, और एक बार इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी मिरर के फ्रेम में। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम, और रिमेंबर ये सारे फॉर्मूलेस वेक्टर फॉर्म में हैं, ये सारे फॉर्मूलेस वेक्टर फॉर्म में हैं। तो मतलब अगर मूवमेंट कैसा भी हो रहा हो, मान लो ऐसा हो, मिरर ऐसे मूव कर रहा हो, या ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा हो, मिरर ऐसे मूव कर रहा हो, आपको वेक्टर फॉर्म में बड़े प्यार से इसको आई जे में तोड़ना है। इसके केस में तो ये आई कैप में ही आएगा, इस केस में इसको भी आई जे में तोड़ना है, इसको भी आई जे में तोड़ना है। शुरुआत में धीरे धीरे प्यार से इसको सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू गेट टू द करेक्ट आंसर, राइट? सो रिमेंबर नथिंग चेंजेस। एक बार आपने आई जे के में लिख लिया, यू जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज। दिस इज द प्रोसेस, प्लग इन द वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ आई जे के एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो अभी ये इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस करके समझेंगे, है ना? तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है एकदम, ठीक? देखो क्या कहा है प्रॉब्लम में कि भाई ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इस तरीके से, मिरर 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इस तरीके से, वी आई हमें पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें पूछा है। ठीक, तो पहले क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना है। तो ये हमारा हुआ VOM। ठीक है, ये क्या आएगा, देखो इसको ले लो आई कैप प्लस का, ये हो गया डायरेक्शन सेंस, आप ऐसे बना लो, राइट? ये आई और ये जे, तो इधर प्लस आई, इधर माइनस आई, इधर प्लस जे, इधर माइनस जे, इधर इस, अभी नाउ इन दिस प्रॉब्लम देयर इज नो मूवमेंट अक्रॉस जे, सो इट इज इररिलेवेंट, बट आगे आएगा। तो ये प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस, तो हम यहां पे लिखेंगे VO माइनस VM। ठीक है, VO माइनस VM। ये वेलोसिटी में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी गई है 2, तो 2 आई कैप लिख लिए। जरूरत नहीं है आई कैप लगाने की, बाद आदत डाल लो। ठीक है, 2 आई कैप, ये क्या होगा माइनस 4 आई कैप, तो ये आ गया माइनस 2 आई कैप। अब हमें यह मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ये हमेशा माइनस ऑफ ये होने वाली, ये आंख बंद करके छाप दो आप सीधे, तो ये आ गया आपका प्लस का 2 आ गया। अब हमें चाहिए था VI, तो आप जानते हो VI हो जाएगा VIM और उधर प्लस VM, मतलब VIM इज VI माइनस VM होता है ना, तो आई जस्ट ट्रांसफॉर्म VM ऑन दैट साइड, सो VI इज इक्वल टू दिस, सो ये आ जाएगा VIM, दिस इज 2 आई कैप और ये प्लस 4 आई कैप, तो ये आ गया 6 आई। मतलब ये बंदा प्लस में 6 आई, मतलब ये 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, क्लियर? अब इसी प्रोसेस को आपको मैं रिपीट करने के लिए बोलता हूं प्यार से एकदम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये चीज समझ में आ गई है?
क्योंकि प्यार से एकदम से करना है, कितना भी कॉम्प्लिकेट किया जाए हमको। ये वाला भी आप छोड़ दो, चलो ये वाला प्रॉब्लम मुझे कर दो। एक बार ये वाला फिर ये वाला, दोनों क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। दोनों में यही प्रॉब्लम सेम है, इसमें भी वी आई निकालना है, इसमें भी वी आई निकालना। 7 वी आई इज 7 हियर, पॉजिटिव राइट, 7 आई कैप, ठीक है। सेवन आ रहा सबका इधर, अनिका, साक्षी, हाँ चलो इनका ये आ गया, वो इसमें आ जाए। ठीक है, अब ये वाला we have to just make sure we are comfortable. -10. मतलब it is moving like this. Yes, makes sense. 6 उधर, -6 इधर, और इधर -6 and -4. Yes, -10. ऋषित, ओके, सो इस तरह के मेंस में, मेंस लेवल पे क्वेश्चंस इस तरह आप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज अपने को थोड़ा सा देखनी है, अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा है, वेरी सेल्फ इंट्यूटिव, VO would just be equal to VI without any minus sign, right? So ये वाला मतलब चीज हमको याद रखनी है, कभी कभी ऑब्जेक्ट जब ऐसे या ऐसे मूव कर रहा होगा, तो एक ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा। हमको मालूम है कि ये कंपोनेंट तो एज इट इज कॉपी जाने वाला है, ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट एज इट इज हो जाएगा, ये वाला जे कंपोनेंट, राइट। इस वाले उसमें वही सेम कुछ चीज आप करोगे जो आपने अभी तक करी है, क्योंकि ये वाला तो सेम ही हो गया ना, खाली इसको आप, और बाद में आपको आंसर आई जे के फॉर्म में लिख देना है। ये वाला जे कैप जो एज इट इज हो गया है इसके बराबर, और ये जो भी आए निकाल के, तो आई जे को ऐड करके आप लिख दोगे। तो अब इस तरीके से एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग देखो, चलो ये क्वेश्चन हमें, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे, प्लस का आई कैप ऐसे, और मिरर को हमने ऐसे मूव करा है इस तरीके से। सो आई सजेस्ट यू राइट द वेलोसिटी ऑफ मिरर इन टू कंपोनेंट्स, आई एंड जे, ठीक, और फिर ये निकालना, और आंसर्स भी हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं। एक बार आप लोग करके देखो, अगर होता है, नहीं तो फिर मैं करूंगा। सेम प्रोसेस, आपको मालूम है कि ये वाली वेलोसिटी दोनों की सेम होने वाली है, चाहे मिरर मूव करे चाहे ऑब्जेक्ट मूव करे, ये लोग सेम ही डायरेक्शन से मूव करने वाले, राइट। सबसे पहले वी ऑब्जेक्ट लिख लो, ये हो गया प्लस का 5 आई कैप, इज इट डी और बी, बॉम्बे, लेट्स चेक, लेट्स चेक।
V mirror we will write as एक this component, so minus 10 root 2 into sin 45, so 1 by root 2, 10 minus 10 I cap plus 10 का j cap. ये VO हो गया, ये VM हो गया गाइस. आप ये लिख लो पहले, VO माइनस VM माइनस VM. दिस इज माइनस 10 I कैप प्लस 10 का J कैप. VM लिख लिया मैंने. So this will be 5 plus 10, 15 I cap, और ये हो गया minus 10 J cap. V object with respect to mirror. V object with respect to mirror, V object minus V mirror. अब आपको लिखना है VIM, this is minus of VIM. ठीक, तो यहाँ से आप लिख लोगे माइनस ऑफ 15 I कैप और दिस वुड बी. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, मिरर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, ऑब्जेक्ट इज ओनली मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो आपको ये 15 I कैप ये आया माइनस का, और क्योंकि आप मिरर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये माइनस साइन पूरा होगा, सो प्लस का 10 J कैप, राइट. और अब आपको लिखना पड़ेगा VI, से हो जाएगा VIM प्लस VM. तो कितना आ गया, टेन J कैप. VM कितना लिखा था हमने, यस दिस, सो दिस विल बी माइनस का 10 I कैप और VM प्लस का, कुछ गलती हुई है इसमें, नहीं कुछ गड़बड़ किया आपने. हाँ, वही ये वाला कंपोनेंट जो है ना, जब आपने ये लिखा है ये वाला, तो गाइज इसमें ये दिस इज ओनली फॉर दिस वाला कंपोनेंट ना, ऊपर वाला कंपोनेंट तो एज इट इज रहेगा, राइट. सो इफ दिस इज मूविंग विद 10 ये, तो इसका आप ये देखो, इमेज यहाँ मान लो बना हुआ है अभी मिरर ऊपर चला गया, ऑब्जेक्ट को क्या फर्क पड़ने वाला है कि मिरर यहाँ पे है. तो अगर जब तक खुद ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ तो उसकी इमेज क्यों मूव करेगी, राइट. तो ये गड़बड़ इसमें हुई है. ये हमने जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक इसमें करी है वो ये करी है कि दिस ये जो, हाँ, ये जो हमने लगाया है इसमें ये कंपोनेंट नहीं आएगा, इसमें this line is mistake. VIM, this will be minus of just 15 I cap. तो यहाँ से this will be minus, तो ये हो गया VIM, राइट. और ये आपने लिखा, ये आ गया ये, तो -20, सॉरी हाँ ये रहेगा -15 I, तो -25 I कैप और प्लस का 10 J कैप. दिस इज VI. और एक्चुअली इफ यू सी, इस मिरर की स्पीड का इसके इधर का कोई मतलब जो इमेज का मूवमेंट होगा वो सिर्फ ऐसे ही होगा, है ना. आप सोचो यार, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है
सिर्फ हम मिरर को मूव करा रहे हैं। तो एक बंदा जो ग्राउंड से देख रहा है, मान लो ये मिरर थोड़ा सा बड़े साइज का है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये बड़ा साइज है, सफिशिएंटली लार्ज की इसकी इमेज बन रही है इधर, ये एस्पेक्ट देखो, और मैं ग्राउंड से अगर इसको देख रहा हूँ और ये मिरर ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट मिरर का will not have any impact or should not have any impact whatsoever on this image of this. तो आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए माइनस का 25 आई कैप, राइट, क्योंकि दिस कंपोनेंट इज यूजलेस। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन आप लगाओगे, सिर्फ यहाँ तक सही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ आई कंपोनेंट लिया है, तो इसको भी हम सिर्फ आई के केस में लेंगे। वी आई विल बी इक्वल टू वी आई एम प्लस वी एम, और इसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट आई कैप वाला। तो यहाँ से आपका आंसर माइनस का 15 और वी आई एम प्लस वी एम एक्स कितना है, माइनस का, हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 25 आई। डज इट मेक सेंस? अगर ये ऑब्जेक्ट 5 से इधर आ रहा है और ये मिरर अगर 10 से इधर आ रहा है तो 15, सो 10, तो डिस्टेंस कम हुआ है इनका, ये 5, ये 10, ये 5 इधर आया है, 10, कुछ गड़बड़ तो नहीं आंसर में? 10, 15, 10, 30 नहीं होना चाहिए था आंसर। नहीं, 30 नहीं होगा, डबल लेंगे, दिस इज करेक्ट। तो एक चीज और याद रखो कि इफ द ऑब्जेक्ट, जो ये हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं वी आई एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ एम, इसको ब्लाइंडली नहीं लगाना हमको लगाना है विद रिस्पेक्ट टू ये चीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए लगेगी, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। क्योंकि जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें अगर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता तब तो इमेज इसकी मूव करती, लेकिन जहां चूंकि मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो देयर इज नो वे योर इमेज कैन मूव लाइक दिस, राइट। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इसकी इमेज सिर्फ परपेंडिकुलर ऐसे मूव करेगी, यस, हाँ, -25। एक क्वेश्चन और करते हैं, सभी क्वेश्चन से दोबारा आएंगे एक बार हम लोग, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को करो एक बार, इस क्वेश्चन को करो। इसमें क्या करोगे आप लोग, आई जे में लिखो दोनों वेलोसिटीज को, आई जे में लिखो दोनों वेलोसिटीज को, और उसके बाद जो आई वाले कंपोनेंट है उसको आप रिवर्स करो, मतलब वी ओ एम लिखो, समथिंग ऑफ आई कैप प्लस समथिंग ऑफ जे कैप, ठीक है। फिर वी आई एम, इसका एक्स वाला कंपोनेंट सिर्फ वी ओ एम, इसका एक्स वाला कंपोनेंट करो, ठीक। और यहां से आप निकाल लो वी आई एम प्लस वी एम, एक्स वाला कंपोनेंट, और उसके बाद जे वाला कंपोनेंट इसका, ये पूरा, तो ये आप एक्स लिख लोगे, इसका जे वाला कंपोनेंट आप एज इट इज लिख दोगे, जो इसका जे कंपोनेंट था, वी ओ एम का जे कंपोनेंट। ये प्रोसेस करोगे आप। क्या कह रहा हूं मैं, इसको आप ब्रेक करोगे दो वेलोसिटीज में, आई जे में, ये लिखा आपने,
फिर इसका ये वाला कंपोनेंट VIM, मतलब इसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी, तो उसका x वाला कंपोनेंट जस्ट नेगेटिव ऑफ VOM का x वाला कंपोनेंट हो जाएगा। इसका नेगेटिव करके लिखोगे। उसके बाद VI का x, जो रूल हमने लगाया था वो सिर्फ x के लिए लगा रहे हैं हम। VI का जो x कंपोनेंट है वो VIM, बेसिकली ये भी x और ये x, तो ये x कंपोनेंट आ गया और ये x कंपोनेंट एज इट इज ले आए। और जो y कंपोनेंट है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट, क्योंकि समझो बात को, ऑब्जेक्ट का जो y कंपोनेंट मतलब इसके पैरेलल जो मूवमेंट है वो आपको सीधा सीधा ट्रांसलेट होकर मिल जाएगा इधर। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस विल जस्ट गेट सिंपली ट्रांसलेटेड हियर इन टर्म्स ऑफ इमेज, तो वो एज इट इज आएगा आपका। इसमें मिरर का कोई रोल ही नहीं होगा, अंडरस्टैंड। और ये निकाल के देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। ए आ रहा है, यस आई थिंक इज करेक्ट आंसर इज। सबको करके देखना है भाई, देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम होती है अगर इसको आप प्रोसेस से नहीं करोगे। अभी जेई एडवांस में इसमें प्रॉब्लम आया बहुत, इससे काफी ज्यादा इजी था वो, ठीक है, लेकिन थोड़े अपने एक्स वाई के फंडे क्लियर होने चाहिए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रोसेस इज, जो भी फॉर्मूले हमने प्लस माइनस के देखे इमेज के, वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल, ठीक। तो पहले इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों को IJ में लिख लो आप। तो पहला प्रोसेस हमने लिख लिया, VO इन IJ, V मिरर इन IJ, ये लिखा, राइट। अब जो J हमको निकालना क्या होगा, VI, ठीक है। तो VI में दो कंपोनेंट रहेंगे, एक तो X वाला और एक Y वाला। हमें क्या देखना है कि ये Y वाला कंपोनेंट सीधा सीधा ऑब्जेक्ट का जो है वो ट्रांसफर होगा, समझ गए बात। Y वाला मतलब जो ये वाला पैरेलल, Y मतलब मैं बोलूं पैरेलल, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे मिरर ऐसे रखा हो और ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा, तो ये पैरेलल वाला X हो जाएगा। इसलिए जस्ट इमेजिन दिस फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज अ पैरेलल, ऑब्जेक्ट का जो पैरेलल मूवमेंट है वो एज इट इज ट्रांसफर होगा। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलली मूव ही नहीं कर रहा, अगर ऑब्जेक्ट पैरेलली मूव ही नहीं कर रहा तो उसका कोई इमेज का भी मूवमेंट का कंपोनेंट नहीं मिलेगा, जैसे कि पिछली प्रॉब्लम में हुआ था। यहां पे देखो, यहां पे J कंपोनेंट आया ही नहीं था क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा था J में, समझे बात को आप लोग। तो अब हमने ये वाला फॉर्मूला सिर्फ X के लिए लगाया, मतलब परपेंडिकुलर के लिए लगाया, निकाल लिया। वैसे इसे निकाल रहे थे प्रॉब्लम में ऐड करके, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी में जो x का हमने निकाला है वो परपेंडिकुलर वाला और y वाला एज इट इज। तो y वाला अगर उसमें देखो तो ये क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा इस वाले केस में नहीं, हाँ ये वाला केस था, इसमें आ रहा होगा नीचे की साइड -10J, हाँ। तो -10J आपको एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। हाँ कहाँ पे ये बोल रहे हो? नहीं, लास्ट हाँ सॉरी, दिस इज VOY, यस दिस इज VOY, क्योंकि अगर मिरर पे रिस्पेक्ट नहीं लो तो गड़बड़ हो जाएगा। यस यू आर राइट, अगर मूवमेंट है मिरर का, हाँ इस केस में है मूवमेंट, तो गड़बड़ हो जाएगा। ट्रू गाइस, अगर वहाँ पे भी गलती मैंने की इसको करेक्ट कर लो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, ठीक है, दैट्स फाइन, सो जस्ट मतलब ध्यान ही रखना है, वो लिखने में मैंने गलती करी है, ध्यान ही रखना है कि जो मिरर कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द मिरर, दैट इज एज इट इज, उसको अलग रखे रहो आप, कुछ नहीं करना, उसको बाद में ऐड कर देना एज इट इज, और बस खाली सारा खेल हमको इसमें खेलना है। आ रही बात समझ में बिहान? नहीं देखो, चलो फिर करके देख लेते हैं इसको एक बार, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला प्रॉब्लम हम करके देख लेते हैं।
देखो पहले हमने लिखा, फटाफट करेंगे गाइस, वी ओ लिख रहे हैं, ठीक है। वी ओ क्या हो जाएगा, प्लस का 10 आई कैप और ये जाएगा माइनस का 10 जे कैप, ठीक है, क्लियर है। वी मिरर लिख लो, क्या आ रहा है 37, तो ये हो गया 4/5, 4/5 तो 8, नहीं 8, हाँ 6 आई कैप होगा ना, 3/5, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, दोनों प्लस में, ठीक। cos 37 और sin 37। अब यहाँ पे हमने लिखा कि इसका, ये हमने फॉर्मूला लगाया VIM, इसका x कॉम्पोनेंट, दिस विल बी माइनस ऑफ VOM, इसका x कॉम्पोनेंट, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस ऑफ VOM, तो इसका x कॉम्पोनेंट अगर आप देखोगे तो VO माइनस VM, तो ये जाएगा 10 - 6 विच इज 4 आई कैप, सो माइनस का 4 आई कैप हो गया, ठीक। अब इसका हमने x कॉम्पोनेंट लिखा इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड, सो -4 आई कैप में आप ऐड कर लोगे इसका 6 आई कैप, जो ऐड करते थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये आ गया 2 आई कैप, तो ये आ गया 2 आई कैप आपका, ये हो गया 2 आई कैप, और 10 माइनस का जो j कॉम्पोनेंट था ये एज इट इज ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सो दिस इज, ये अपने चेक पॉइंट का प्रॉब्लम, ये इसका जे वार्म अप का प्रॉब्लम है। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही आपको ये मिल जाएगा प्रॉब्लम, जे वार्म अप के फर्स्ट या सेकंड पेज पे, फर्स्ट पेज पे ही है। सो इफ वी फॉलो दिस प्रोसेस हम आराम से कर सकते हैं, वरना अगर आप थोड़ा भी आप इस डायनेमिक्स में उसमें गए कि मिरर ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे कैसे निकालें, आपको सब कॉम्प्लिकेशन हटाना है और एक प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। चलो अब एक देखना कोई क्वेश्चन बचा है तो हम लोग करके देख सकते हैं। नहीं, ये तो कर लिया हमने, ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, ठीक। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आपके जब परपेंडिकुलर मूवमेंट है उसमें कोई इशू है ही नहीं। चलो अब एक प्रॉब्लम करेंगे हम, फील्ड ऑफ व्यू जो हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू, इसका प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, थ्योरी तो पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि हमारे पास एक मिरर है इस तरीके से, और यहाँ पे एक पर्सन इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, पैरेलल टू द मिरर ही इज वॉकिंग। ऑब्जेक्ट एस, पॉइंट ऑब्जेक्ट एस इज केप्ट midway between the line of movement of the man and the mirror, मतलब ये डिस्टेंस 2L है, तो यहां से ये L डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस थ्रू विच मैन कैन सी द इमेज ऑफ एस। मतलब आप समझ रहे हो ना कि वो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ चलता जा रहा है और कुछ पूरे टाइम इसकी इमेज दिखती रहेगी मिरर की। देयर वुड बी सम टाइम जब ये इसकी इमेज दिखना इसको बंद हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि फील्ड ऑफ व्यू के जब भी प्रॉब्लम होते हैं तो एक्सट्रीम रेज लेते हैं। एक्सट्रीम रेज मतलब कि इससे एक जो ये लास्ट रे ये पहुंचे निकलेगी और जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक जा सकती है। अब इसके बाद तो कोई रे रिफ्लेक्ट हो नहीं सकती। दिस इज द टिप ऑफ द मिरर। सो दिस इज वन एक्सट्रीम। अनदर एक्सट्रीम क्या होगा कि भाई ये यहाँ से रेस पे फॉल करे और रिफ्लेक्ट होके इसको मैं यहाँ थोड़ा हटा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हो, ठीक। ये भाई देख लेना, कुछ इस तरीके से ये है, राइट। दिस इज अनदर एक्सट्रीम, ठीक है। ये अपने को लेंथ जो है मिरर की वो d दी हुई है। पूछा गया है कि ये निकालो, मान लो ये पॉइंट है कैपिटल X, ये पॉइंट Y, तो इन अ वे द क्वेश्चन इज फाइंड XY। क्वेश्चन समझ में आया? वो लास्ट रे
जो मिरर पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, और आदमी एक्स तक वॉक कर रहा है तो एक्स तक उसको दिखाई देगी, उसके आगे वो निकल जाएगा तब कोई भी रे रिफ्लेक्ट होकर उसकी आई तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ओवरऑल इसकी इमेज बन कहाँ रही है? इसकी इमेज बन कुछ इस तरीके से रही है गाइस। ये इसकी इमेज है एस डैश। तो इस जोन में जब तक वो वॉक कर रहा है उसको ये दिख रही होगी कि मतलब यहां से इमेज देख सकता है, क्योंकि इन दोनों ही केस में उसकी आई तक रेस पहुंच गई। इसकी इमेज यहां तक। तो हमेशा याद रखो कि जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे फील्ड ऑफ व्यू वाले, तो आपको एक्सट्रीम रेस लेनी है। अब डियर ये प्रॉब्लम हो गया मैथ्स का सिमिलैरिटी का। दो ट्रायंगल पकड़ने अपने को, दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं जिससे हमारा काम बन जाए, मतलब हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। और कौन से दो ट्रायंगल पकड़े जिनमें हमको, जिन सिमिलर तो आप कर लोगे, कौन से दो ट्रायंगल जिनसे हमको ये अपनी बात बनती हुई दिखाई दे सकती है, एक्स वाई निकालनी। इसको मैं बोल देता हूँ पी क्यू, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एम, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं टी, और कुछ चाहिए होगा आपको, बस ये एस डैश है। एस एक्स वाई तो अच्छा एस डैश एक्स वाई, हाँ एस डैश पी क्यू, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। आपको देखो सिमिलर, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, और एक इसी का वो बड़ा वाला, राइट। अब इसमें आप लगा लो सिमिलैरिटी, तो यहां से आप सिमिलैरिटी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस गाइस अगर ये L है तो ये कितनी होगी, L होगी, तो ये हो गई L, ये L है तो करस्पॉन्डिंग ये साइड, ये पूरी कितनी साइड होगी, L प्लस 2L, नहीं 2L प्लस 3L, 3L ना भाई, ये L है, ये L, ये 2L, एंड देन दिस 3L हुआ ना यार। ये पूरी बात हो रही है, ये दिस इज 3L, ठीक है। इसको हम करेंगे बराबर किसके, इसमें D है और उसमें XY है, इसमें D है और इसमें XY अपने को निकालना है। L से L कैंसिल हो गया तो XY आ गया। सो दिस इज द डिस्टेंस थ्रू विच इतने स्पैन में वो इसकी इमेज को देख पाए। मतलब यहाँ पे हमने सिमिलैरिटी थोड़ा सा ट्विस्टेड लगाई है, हमने हाइट्स को भी सिमिलर ले लिया है ना। अभी हमको इतना तो बेसिक सेंस है ही है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो हाइट्स भी तो प्रोपोर्शनल होंगे उनकी। तो ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है उस ट्रायंगल में, उसको प्रोपोर्शनल कर दिया, ये हमें उनसे मतलब है। अगर आप नहीं लेते, आपको प्रॉपर सिमिलैरिटी लगानी है तो भाई आप ये भी कर सकते हो कि एकदम आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, हाँ वही चीज़ है, ये वाला ट्रायंगल लेके और फिर वो वाला ट्रायंगल लेके, फिर उसका जो भी आंसर आएगा आपको उसको डबल करना पड़ेगा, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक बार में करना है तो पूरा ये ट्रायंगल लो और पूरा वो वाला ट्रायंगल लो और लगाओ, ठीक। चलो अच्छा, अब एक छोटा सा चीज देख लो, ये नंबर ऑफ इमेज आपने ग्रेड 10 में पढ़ा होगा फॉर्मूला, या ग्रेड 9 में। ये एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लो क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस, अगर दो प्लेन में रखे हमारे पास थीटा एंगल पे और ऑब्जेक्ट इस तरीके से प्लेस किया गया उनके बीच में, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस, तो एक नंबर निकालना होता है पहले हमको 360 बाई थीटा, 360 डिग्रीज समझ लो। ये वी विल फाइंड आउट दिस नंबर फर्स्ट। अगर ये मान लो कंप्लीटली डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी, जो ये नंबर आया उससे -1। Now if it is odd, मतलब it is a full division, but and it is odd, object plays symmetrically, मतलब object जो है symmetrically, मतलब अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो
तो ऑब्जेक्ट इस लाइन पे कहीं पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इससे और इससे सेम है, अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा गया है, सिमेट्रिकली रखा गया है, तो वापस नंबर ऑफ इमेजेस x-1 ही आएगा। अच्छा, अगर एसिमेट्रिक रखा गया, मतलब कहीं आपने इसके पास रखा या इसके पास रखा, सिमेट्रिक नहीं रहा, इफ इट इज नॉट सिमेट्रिक द नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी x। और फाइनली तो ज़्यादा होगा, इंटीजर आएगा ही नहीं, तो ऑड इवन की बात ही नहीं है, तो वी विल डू इंटीग्रल पार्ट ऑफ, देन यू विल जस्ट टेक द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट नंबर। जैसे मान लो 2.3 आया, तो यू जस्ट से 2 इमेजेस। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और नॉट नेसेसरली कि मिलेंगे ही, समटाइम्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गाइज ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग अटेम्प्ट करो अपने दिमाग के हिसाब से। दो पैरेलल मिरर रखे गए हैं, उनके बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीके से, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया है। ये मिरर ए है, ये मिरर बी है। द क्वेश्चन सेज डिस्टेंस ऑफ सेकेंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड ए फ्रॉम मिरर ए इज। कॉम्प्रीहेंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन इज द की। अगर आपने कॉम्प्रीहेंड कर लिया तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। वेरी बेसिक्स, हमें एक ही चीज यूज करनी है प्रॉपर्टी पेन मिरर की, कि इमेज इज बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यही एक कॉन्सेप्ट लगाना है और कॉम्प्रीहेंड करना है इस प्रॉब्लम को आंसर निकालना। इजी प्रॉब्लम है ये, आई थिंक इट इज अ प्रीवियस ईयर जेईई मेंस प्रॉब्लम, if I'm not mistaken. Second nearest. Second nearest. Second nearest. So first एक तो इमेज ये बनेगी, दिस इज O डैश, O डबल डैश। नाउ दिस O डबल डैश विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर, अभी इट कैनॉट एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस ना बिहाइंड द मिरर है। हाँ 18, आंसर इज 18, आंसर इज 18। आपने कुछ छोटी गलती की, आपने समथिंग, सम ट्रिवियल मिस्टेक यू हैव डन अनिका। So this is the first nearest, this is the second nearest, this is the first nearest। एक ही बात हो रही है यार, एक ही बात। behind is first nearest और उसकी डिस्टेंस ए से ही निकालनी, डिस्टेंस विल फाउंड फ्रॉम ए ओनली। अरे ऐसा ना करो यार, ऐसे तो इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। और एक दूसरे का ए से डिस्टेंस वैसे कुछ, तो वो तो तुमको पता है, वही तो कह रहा हूँ, तुमको पता है ना। प्लेन मिरर में इट इज द सेम डिस्टेंस ना, पीछे उतने डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस पे उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इट हैज टू बी 18 गाइस। देखो अभी फर्स्ट थिंग इज दिस इज 2, सो दिस विल बी 2, राइट। ओके, तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि इसकी वो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी इसके लिए सेकंड, तो एक इमेज तो ये बन गई 2 सेंटीमीटर। अभी एक इमेज यहां बनेगी नेक्स्ट, तो दिस इज 8, सो दिस विल बी 8। तो दिस इज दिस नाउ O डबल डैश इज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट, सो कितना हो गया 18, this will be 18 behind, so this is 10 plus 8 18, right? So this will is ये basically O triple dash is an image of O double dash,
तो ये इधर 18, तो इधर भी 18। हाँ, ओ डैश को देखिए, ओ डैश ऑब्जेक्ट लेके बनाओगे तो फायदा नहीं ना अपने, क्योंकि ओ डैश इसके लिए बनेगा तो उधर जाएगा। तो अगर आपको बी का पूछा होता देन ओ डैश वुड हैव बीन, आंसर वुड बी सेम। नहीं, आंसर सेम नहीं हो, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, अलग आएगा। तो दिस इज 18 सेंटीमीटर गाइस। इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो, अब एक टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो कि फॉर्मूला समझो, जैसे भी आपको याद रखना हो याद रखो। व्हाट इज द हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर यू नीड, अ मैन नीड्स और पर्सन नीड्स टू सी हिज और हर कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक, तो कई बार तो हमें लगता है कि द आंसर विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस जहां से हम देख रहे हैं। वी हैव दिस फीलिंग कि मिरर के बहुत पास खड़े हो जाएंगे तो शायद लंबा मिरर लगेगा, मिरर से दूर खड़े हो जाएंगे तो हमको छोटा मिरर लगेगा। द आंसर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, दिस distance does not play a role. The fact is, if your total height is capital H, you need a mirror of height h by 2। मतलब आपकी हाइट अगर 160-170 सेंटीमीटर्स है तो एग्जैक्टली हाफ यू कैन सी योर फुल इमेज। कैसे देखो कहानी कैसे है, प्रूफ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि कभी भी क्वेश्चन जो आएंगे उसमें प्रूफ की जो प्रोसेस है वो आपको काम में आ सकती है। तो समझ लो एक बार, बहुत कम टाइम में समझ लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, ये हेड है, यहाँ पे कहीं उसकी आई होगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं उसका फीट है, ये आदमी खड़ा हुआ सामने, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसको हेड देखना है अपना, इसको अगर अपना हेड देखना है तो हेड से रे चल के इसकी आई तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों कब दिखता है, मेरी आई के लिए मेरा हेड भी एक ऑब्जेक्ट ही है ना, तो मेरा हेड मुझे कब दिखेगा, जब रे चल के मेरी आई तक पहुंचेगी। तो ये गई और ये आ गई। फीट कब दिखेगा, जब ये गई और ये आ गई। तो आप खुद सोचो, इसके आगे का मिरर अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ता था, मेरी एक्सट्रीम पॉइंट्स और जो मेरी एक्सट्रीम रेज है फील्ड ऑफ व्यू वाली, वो मेरी आई तक पहुंच रही है, मेरा काम बन गया, मैं देख लूंगा अपने आप को। अब इसके बियॉन्ड जो है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री है, ठीक है। ये सामने इसकी इमेज बन रही है आई की, ई डैश, ठीक है। अब इसको हमने पीछे एक्सटेंड कर लिया ऐसे, ठीक, और ये एक हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया ऐसे। कुछ क्या किया हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लिया कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक इसको P ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक इसको Q ले लिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको R ले लिया है और यहाँ से यहाँ तक इसको S ले लिया है, ठीक है। तो ये P Q R S ये हमारा टोटल हाइट है, ठीक। अब वही चीज़ की है मैंने, सिमिलैरिटी लगाई, आप देख सकते हो M E डैश और ये N नहीं है, M डैश, सॉरी H F E H, हाँ, नहीं ये थोड़ा सा ये सही है, H E E डैश H E और मैंने क्या लिया है, E डैश, अच्छा ये वाला लिया, ठीक है। हाँ, मैंने ये ट्रायंगल इस टाइम दोबारा ट्रायंगल लिया, कोई दूसरा लिया है, वरना तो इससे भी देखे कर सकते थे। मैंने ये ट्रायंगल लिए H E E डैश, मतलब ये ट्रायंगल है एक पूरा, ये वाला एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है, और M N E डैश, M N, और ये एक ट्रायंगल लिया है, ये दोनों सिमिलर है। तो ये लिख दिया मैंने Q अपॉन P प्लस Q, Q अपॉन P प्लस Q, राइट गाइस, इज इक्वल टू, अगर इसको मैं, ये तो मुझे मालूम है कि अगर ये x है तो भाई ये भी x होगा। इमेज सेम उस पर बनेगी, ठीक है। तो ये x है तो ये भी x, तो ये हो गया x प्लस 2x। तो यहाँ से आप करोगे P इज इक्वल टू Q आ जाएगा। ऐसे ही आप इन दोनों में लगा लो, ये वाला एक ट्रायंगल और ये पूरा ये एक ट्रायंगल ले लो, R और S, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा, x और 2x आएगा, यहाँ पे r प्लस s आएगा और यहाँ पे r आएगा, ठीक। तो यहाँ से r इक्वल टू s आ जाएगा। अब HF मतलब ये वाली पूरी हाइट क्या हो गई हमारी, P Q R S,
तो ये हो गया 2q प्लस 2r, क्योंकि सेम है तो 2 टाइम्स q प्लस r। q प्लस r क्या है, क्योंकि अगर डियर ये q है तो ये q है, ये अगर r है तो ये r है, तो ये हो गया 12 डैश। तो यहाँ से ठीक। तो आप एक रिजल्ट भी प्लीज याद रखिए, स्ट्रेट क्वेश्चन भी आ सकता है। और इतना याद रखो कि रे ऑप्टिक्स में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा तुमको हेल्प करेंगे, क्योंकि जब भी कोई अच्छा प्रॉब्लम बनेगा तो आपके इस सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट को ही, और या फिर कुछ ज्योमेट्री को टेस्ट करेंगे जो आपने पहले पढ़ रखी है। अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। अगर फॉर्मूला ओरिएंटेड बनेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपसे ये करवाया जाएगा। एक मैं आपको क्वेश्चन ही दे रहा हूं एज अ होमवर्क, ये आप लोग घर पर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक वॉल है, रूम की एक वॉल है, और यहाँ पे एक मिरर है मेरे पास mm डैश, और एक पर्सन है जो यहाँ से ही इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन द मिरर एंड द वॉल। मतलब ये x है तो ये भी x है। इसकी हाइट वॉल की h है। अपने को ये प्रूव करना है, प्रूव दैट मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर इज h/3 टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ द वॉल। मतलब ये अगर लास्ट वाले केस में क्या था गाइस, लास्ट वाले केस में h/2 का, क्यों? क्योंकि हम खुद ही ऑब्जर्वर हैं और खुद ही अपने को देख रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर आर सेम, इसलिए आपको h/2 आंसर आ रहा है। इस केस में उन्होंने चेंज किया है, ऑब्जर्वर इज मिडवे बिटवीन द मिरर एंड द वॉल, दिस इज द ऑब्जेक्ट। उस केस में ये हाइट h/3 आएगी, ये आपको ठीक। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, क्वाइट सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था। और इसको भी एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार सीईटी में, मेंस में ये सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपका टाइम बचता है। ये भी एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है, एज अ रिजल्ट। ऑब्जर्वर अगर बीच में खड़ा है तो h/3 का चाहिए, अगर ऑब्जर्वर खुद अपने को देख रहा है तो h/2 का। ये रिजल्ट अपने को याद रहना चाहिए। ठीक। तो अब यहां से हमने जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन सकती है प्लेन मिरर की, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको प्लेन मिरर सिलेबस में एज सच नहीं है। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो उसमें सिलेबस में ऑफिशियली नहीं है, बट बिकॉज इट्स अ कॉमन फिनोमिना, तो मेनी ए टाइम्स यू गेट क्वेश्चंस। तो जितना मैंने आपको कराया है यहाँ पे, डिविएशन बाय 1 मिरर, 2 मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट, सारे सिनेरियोस, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हमने किया। हमने दोनों को मूव करा के देख लिया है, एक को आईजे में, दूसरे को भी आईजे में, वो वाला प्रॉब्लम भी हमने कर लिया। अब इससे डिफिकल्ट आपको नहीं आएगा प्रॉब्लम, क्या बन सकता है अब, ठीक है। सो यू नो हाउ टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स, यू हैव टैकल्ड अंडरस्टूड फील्ड ऑफ व्यू प्रॉब्लम्स, राइट, उसका कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। तो इसके बियॉन्ड आपको नहीं मिलना चाहिए प्लेन मिरर में, तो डेफिनेटली इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, इवन जेईई एडवांस तक मैं बोल सकता हूँ, ठीक। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर का, स्फेरिकल मिरर का खत्म हो रहा है। एक एक्सपेक्टेशन मैं आपको बोली थी कि स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स कॉनकेव की आप लोग रे डायग्राम फिर से रिकॉल कर लेना, और जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बार रिकॉल कर लेना। मतलब कि फॉर यू टू, आप लोग बुक से फॉलो कर सकते हो, आपने पहले अगर नहीं पढ़ा 10 में तो जस्ट फॉलो विद द बुक, लेकिन हाँ करना है, बिकॉज उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है हमारा 1/v + 1/u 1/f, उसके भी क्वेश्चंस। तो अब हम लोग जा रहे हैं जो मेन और जो हमारा टफ पार्ट है, और जो मेन कह सकते हो कि आप 12th का जो रे ऑप्टिक्स है, वी आर एंटरिंग इन दैट जोन, जहाँ पे उस तरह की चीजें हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, बट आई विल मेक श्योर कि आप प्रोसेस को समझो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, और उसी प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। चलो हम भेज दूंगा, यस मैं भेज दूंगा पीडीएफ, दिस कंप्लीट पीडीएफ आई विल सेंड गाइस। और ये डबल क्लिक नहीं लेता कभी कभी यार,
चलो, by the time it is opening we can start. We starting with refraction. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोग जानते होंगे बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ए टर्म कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी. इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म, इसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है. देयर इज नो फॉर्मूला फॉर ऑप्टिकल डेंसिटी. इट इज जस्ट अ रिलेटिव टर्म विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन. ऑप्टिकल डेंसिटी किससे रिलेट करते हैं हम? एक मीडियम जो ऑप्टिकली रेयर है, मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट इज हायर. मतलब जैसे एयर और वैक्यूम सबसे रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम बोला जाएगा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी लोअर है एज कंपेयर टू सम अदर मीडियम. समझ गए आप लोग? ऑप्टिकल डेंसिटी रेयर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज हायर, डेंसर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर. राइट, क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मालूम है कि डेंस मतलब किसी भी डेंस इलाके में आपको चलना हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलना हो, आप स्लो चलोगे. राइट, अगर आपको कोई भीड़ नहीं है, आप आराम से ग्राउंड खुले ग्राउंड में खड़े हो तो आराम से हाई स्पीड मूव करोगे. दिस इज वन वे टू रिमेंबर. ठीक है, डेंसर मीडियम मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर, नहीं तो हायर. ठीक है, एयर और वैक्यूम रेयर बोले जाएंगे. ठीक है, रेयरेस्ट रादर. ग्लास, वाटर, अल्कोहल, एनी अदर मीडियम विल बी डेंस एज कंपेयर टू एयर. ये याद रखो कि ऑप्टिकल डेंसिटी हमेशा एक रिलेटिव टर्म है. कभी आप एब्सोल्यूट उसमें नहीं बोल सकते कि ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम डेंस है. इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम. ठीक है, समझ गए ऑप्टिकल डेंसिटी? इट इज नोवेयर कनेक्टेड विद मास डेंसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कुड बी सिमिलर टू मास डेंसिटी, लेकिन दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, देयर इज एन एग्जाम्पल ऑल्सो जहां पे मीडियम जो है इसका मास डेंसिटी कम है बट ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है. ठीक, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन मीडियम चेंजेस? हमको मालूम है लाइट जो है ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लेकिन ये कब तक, जब तक मीडियम चेंज ना हो. मीडियम जब चेंज होता है तो व्हाट हैपेंस? लाइट इज अ वेव एट द एंड ऑफ द डे. लाइट इज अ वेव एट द एंड ऑफ द डे. हम उसको रे की तरह पढ़ते हैं बट है क्या? वो एक वेव है एक्चुअली स्पीकिंग. बट इसको बहुत दूर से देखेंगे तो रे की तरह दिखती है, और वो हम रे हमारे बहुत सारे विजुअल फिनोमिनस रे ऑप्टिक्स से बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होते हैं, और उसके इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी हैं. राइट, वी वेयर स्पेक्टिकल्स बिकॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स के कैलकुलेशंस की वजह से. तो गलत कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि आवर परसेप्शन ऑफ लाइट इन द वर्ल्ड ऑफ ऑप्टिक्स इज डुअल, समटाइम्स रे समटाइम्स वेव. तो मानते हैं कि अभी रे है लेकिन अल्टीमेटली क्या है? वेव है. तो किसी भी वेव के पास यार एक 3 प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. वेव होगी तो ये 3 प्रॉपर्टी होंगी उसके पास. राइट, वरना वेव आप कहला ही नहीं सकते हो. मीडियम चेंज होगा अगर तो स्पीड चेंजेस, यस. वेवलेंथ चेंजेस, यस. फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम. फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, डज नॉट चेंज. फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है. राइट, तो इसका मतलब सोर्स मतलब जहां से वो जनरेट हो रहा है वहां पे अगर फ्रीक्वेंसी जो है उतनी रहेगी. और चौथी चीज, लाइट बेंड्स. तो these all things happen when medium changes. Now because of this bending, बहुत सारे फिनोमिनास अराइज होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करना है, जिन पे पूरी कहानी, ये पूरी स्टोरी उसी में मूव कर रही है. बिकॉज ऑफ लाइट बेंड्स यू हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिफ्रैक्शन. इसके एप्लीकेशन में आता है कि बहुत सारी चीज़ें रियल वर्सेस एपरेंट डेप्थ. राइट, एक प्राइमरी एप्लीकेशन है इसका, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इमेजिंग. ठीक है, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस बीइंग फॉर्म्ड. लाइट के रे के पाथ में लैटरल शिफ्ट पॉसिबल है, ये भी बेंडिंग की वजह से होता है. डिस्पर्शन, राइट, रेनबो फिनोमेना पढ़ चुके हो पहले, इस पर ज़्यादा बात नहीं होगी यहाँ पे, होगी ये. ठीक है, आपने पढ़ लिया 10th में. कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं. देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक फिनोमेना जो हमें पढ़ना है. काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर की मैं बोलूँगी कि ना जान है ये. ठीक है, इस पर ही क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे. और उसके बाद ये भी कुछ कम इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिज्म एंड लेंसेज, एंड देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. This all we have to study because light bends and the medium changes. So we just wish it would not bend, but the fact is we have to study all this. But yeah, this is all engineering all about. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फिर पहले रिफ्रैक्शन के बेसिक्स समझ लेते हैं. एक मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इस तरीके से हम बनाते हैं इसको. ठीक है,
वी विल टेक ए मोनोक्रोमेटिक रे, जब तक आपको बोला ना जाए ये एक सिंगल रे, सिंगल कलर की एक रे है ये, इट इज फॉलिंग ऑन अ इंटरफेस बाउंड्री बिटवीन सेपरेटिंग टू मीडिया, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। नाउ दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, क्विकली जस्ट पास थ्रू। नाउ व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, दिस मीडियम इज रेयर, दिस मीडियम इज डेंस, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। मतलब if there was no medium change, it would have gone like straight, but it bent towards the normal, so that means it will bend some more like this, right? So this will be your, this is called incident ray, ये typical nomenclature है। This is called refracted ray, and this guy is called normal, and this is called point of incidence। This angle between normal and incident ray is called angle of incidence. This angle is called angle of refraction, which is the angle between normal and the refracted ray. If the scenario is reverse, you are coming from a dense medium, light ray is coming from a dense to rare, so it will bend again, but the other way around, it will bend away from the normal. So this is this, यहाँ पे आया point of incidence पे बनाया क्या हमने, नॉर्मल, और दिस टाइम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे जाती अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे आई, दिस इज आर। ये तो बात तय है कि यहाँ पे एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर, और यहाँ पे एंगल आई विल बी लेस देन एंगल आर। ठीक है, बेसिक सिनेरियो गाइस, ओके चलो ये आप जानते हो पहले से, ठीक है। अब एक नई क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, इसको म्यू से लिखते हैं। ये डिफाइन किया गया है किन्हीं दो पेयर ऑफ मीडिया के लिए, 1 म्यू 2। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो बाद में लिखा है वो उसका मीडियम, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, बट किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है, 1 इज माई इंसिडेंट मीडियम एंड 2 इज माई रिफ्रैक्टेड मीडियम। 1 इज माई इंसिडेंट मीडियम, मतलब यहां से लाइट आ रही है और 2 में जा रही है, तो 1 म्यू 2। जब ऐसे लिखेंगे तो इंसिडेंट मीडियम की जो स्पीड है v1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम v2। तो v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम। ऑब्वियसली जहां से आ रही है वो ऊपर है और जहां जा रही है उसकी स्पीड नीचे है, तो v1 इज अबव, v2 इज बिलो v1 by v2, राइट। और अगर आप मीडियम्स को रिवर्स कर दोगे, राइट, यू वांट टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीडियम 2 इज नाउ इंसिडेंट, तो दिस विल बी v2 by v1। तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट्स रेशियो ऑफ 2 स्पीड्स, राइट। अगर मीडियम 1 इज रेयरर, इसका मतलब क्या है, वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। अगर मीडियम 1 रेयर है तो स्पीड ज्यादा है, v1 by v2, दिस इज द बिगर नंबर, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। अगर उल्टा है तो दिस विल बी लेस देन 1, ठीक। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कि पूरे टाइम 1 2 2 1 करते रहेंगे हम लोग, है ना, वो हमको नहीं करना है। वो 1 2 2 1 करना प्रॉब्लमेटिक है सभी के लिए। तो हमने डिफाइन कर दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है भाई, हमको मालूम है यार कि हमारी लाइफ, हम 99.999% और उससे भी ज्यादा वी लिव इन एयर, राइट। सो द वे वी परसीव लाइट यूजुअली इज एयर। So from air the light could travel to glass, from air light could travel to water or whatever medium, right? So just to avoid that 1-to-1 confusion of mediums, हमने बोला कि ठीक है, let's fix the incident medium as air or vacuum. But this is usually the case. Then refraction medium is anything else, glass, water, कुछ भी हो सकता है। Now इंसिडेंट मीडियम मतलब एयर वैक्यूम, और वहां पे स्पीड ऑफ लाइट को हम स्पेशल नाम देते हैं बिकॉज दैट इज मैक्सिमम वैल्यू
which is equal to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? दिस इज ए स्पेशल वैल्यू, सो इसको v ना लिख के हम बोलते हैं स्मॉल c। याद रखो, हमेशा लिखा है ये, दिस इज द लिटरेचर ऑफ फिजिक्स, हर जगह को बुक में वैसे ही मिलेगा, ठीक है? दिस इज दिस, एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो अब अगर मैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना हो व्हेन इंसिडेंट मीडियम इज एयर वैक्यूम, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे यार, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, लाइट आ कहां से रही है? इंसिडेंट मीडियम c, v1 जा कहां रही है? दूसरा मीडियम, वहां पे स्पीड क्या है? v, तो v1 बाय v2 हो गया c बाय v। और आप जानते हो कि ये नंबर हमेशा 1 से बड़ा है क्योंकि दिस नंबर इज द मैक्सिमम पॉसिबल, c इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज 3 into 10⁸, तो दिस नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ठीक? अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें बुक्स में, सब जगह क्वेश्चंस में इससे ही मतलब है, वी आर जस्ट कंसर्न विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का 1.5 है, वाटर का 4/3 है, डायमंड का कुछ 2.4 है, ऐसा कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभी प्रॉब्लम बनाने वाले आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकते हैं कि हमको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए अलग अलग, और फिर हमें पूछा जाए इनके आपस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। मतलब क्या? जैसे मान लो मुझे एक मीडियम है 2 और एक मीडियम है 1, इनमें से कोई भी एयर वैक्यूम नहीं है, दिस सम अदर मीडियम, दिस सम अदर मीडियम। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप v1 बाई v2 लिखते, यू वुड हैव रिटन v1 बाई v2। नाउ v1 बाई v2 को आप कैसे लिख सकते हो? c बाई v2, मतलब इसको लिख लिया c बाई v2 ऊपर ले गया मैं, और नीचे c बाई v1। see ultimately v1 will go up, v2 will come down, c will cancel, right? तो सेम ही चीज लिखी हुई है मैंने, c by v2 क्या है? mu2, refractive index of, absolute refractive index of medium 2, c by v1 is absolute refractive index of medium 1, that is mu2 by mu1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए 1 के रिस्पेक्ट में, तो mu2 by mu1 कर दो, दैट्स इट। तो कभी भी जरूरत पड़े तो हम एब्सोल्यूट से इस पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, दिस वी नो, एंड समवन आस्क्ड व्हाट वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सो व्हाट यू हैव टू डू, mu2 by mu1 मतलब mu g अपॉन mu w, सो 3/2 अपॉन 4/3, 9/8। ध्यान ही रखना है, स्पीड के केस में हम लोग इंसिडेंट मीडियम उल्टा रखते हैं ना, v1 अपॉन v2, यहाँ पे थोड़ा सा mu2 by mu1 है, तो ये गलती मत कर देना। सिंपल याद रखो कि अगर आप निकाल रहे हो 1 mu2, तो ये हो जाएगा mu2 by mu1, दैट्स इट। तो ग्लास का निकाल रहे हो तो ग्लास अपॉन वाटर, अगर आप उल्टा करते वाटर का निकाल रहे हो तो ग्लास में, तो ये वाटर अपॉन ग्लास हो जाएगा, राइट? सो 9/8 वुड बी द आंसर, ठीक है? क्लियर? तो ये अपने को चीज कभी भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, तो याद रखो कि जब हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं और आपस में किसी मीडियम का निकालना है, तो यू कैन यूज जस्ट दिस। ऊपर कौन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो, नीचे कौन है जिसके रिस्पेक्ट में, ठीक? आते हैं स्नेल्स लॉ पे। ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल लॉ, बहुत ज्यादा ओवरली एक्सप्लोर्ड, मतलब कहता है कि आपको इतनी बार आप ये लगा लो कि आप भूल जाओगे कि आप स्नेल्स लॉ लगा रहे हो। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो ना, आप भूल जाते हो इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम है, तो इतनी बार आप लगाओगे कि आप इसका नाम भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या है, जस्ट लाइक नॉर्मल थिंग। सो इट्स अ वेरी वेरी फंडामेंटल लॉ। वी हैव अ मीडियम 1 which is the incident medium, and medium 2 is a refraction medium, and light is bending like this, this angle is I, this angle is R. Now absolute refractive index of medium 1 is mu I, absolute refractive index of is mu R. अब यहां से आगे मैं पूरी बात absolute refractive index पे ही करूंगा, ठीक है? तो याद रखिएगा कि अब पूरी बात जो है absolute refractive index पे चलेगी, मतलब ये इनके एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं, ये म्यू आई एंड म्यू आर है, दो अलग अलग मीडियम है, ठीक? स्नेल लॉ क्या करता है?
ये जोड़ता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को एक इक्वेशन से। वो ये बोलता है कि भाई म्यू आई साइन आई मतलब इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू म्यू आर साइन आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम इनटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज स्नेल्स लॉ। इसका प्रूफ हमें सीखना है, बट इसका प्रूफ आएगा वेव ऑप्टिक्स में। जब हम हाइगेन्स थ्योरी पढ़ेंगे तब इसका प्रूफ आएगा, बट यहां पे से हमको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। अब अगर मान लो इनमें से वन मीडियम एयर होता, मान लो ये मीडियम जो होता वो एयर या वैक्यूम होता, क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो कि अगर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं और ये मीडियम खुद ही एयर है तो ये चीज 1 होगी? भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज जस्ट गोइंग टू बी 1 सी अपॉन सी। तो अगर ये इंसिडेंट मीडियम एयर होता तो आप ये 1 लिखते, तो ये रूल कैसा बन जाता? म्यू आई वुड बी 1, यहां बसता साइन आई। म्यू आर को जब सिर्फ म्यू लिखेंगे क्योंकि जब कोई मतलब ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम है, इधर एयर है, तो दिस इज म्यू साइन आर। सो आप लिखोगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, राइट। ये तरीका है जिसे आपको 10th में पढ़ाया गया है। अब आप इसको अनलर्न कर दोगे बिल्कुल तरीके से। आप स्नेल्स लॉ को ऐसे ही याद रखोगे अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो। अगर किसी ने भी इसको इस तरीके से अप्लाई किया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, तो आई एम टेलिंग यू यूर इनवाइटिंग फॉर अ मिस्टेक। यूर इनवाइटिंग अ मिस्टेक एंड विच विल हैपन। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को ये मिस्टेक करते देखा है। यहाँ पे म्यू लिखे हैं कि 1 बाय म्यू लिखे हैं, राइट लाइट रे कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, कंफ्यूजन। आपको सिर्फ याद रखा है कि भाई सर ने क्या बताया था, इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई, रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर। एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा होता है यहां से यहां, लेकिन ये आपकी जो वरी है, जो ट्रबल है, कहां से कहां क्या लिखे, 1 बाय लिखे, म्यू लिखे, 1 बाय म्यू लिखे, सब हटा जाता है। आप सिंपल याद रखो म्यू आई साइन आई, म्यू आर साइन आर। दिस इज हाउ यू विल रन। आपको समझ में आएगा जब प्रॉब्लम्स करोगे आप कि उसमें और इसमें ऐसे कुछ फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हाउ पावरफुल दैट इज एज कंपेयर टू दिस। मैनी ए टाइम्स वी डू दिस म्यू एंड 1 बाय म्यू goof up। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ। नाउ स्नेल्स लॉ के आप देखोगे तो अल्टीमेटली क्या है, एंगल आई, ये लाइट रे आप किस एंगल पे इंसिडेंट करा रहे हो इंडिपेंडेंट है, मतलब ये आप डिपेंड करता है कि लाइट कैसे फॉल कर रही है। ये चीजें फिक्स्ड हैं गाइस, क्योंकि ये रेशियोज हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या और उस मीडियम के में लाइट की स्पीड जो है। तो इसका मतलब है आर विल हैव टू ऑनर दिस इक्वेशन। भाई आई आप बदल सकते हो, म्यू आई म्यू आर फिक्स है, तो आर तो इट कैन नॉट बी जस्ट एनी वैल्यू, इट हैज टू ऑनर दिस इक्वेशन। तो इन अ वे अगर आपको ये दोनों पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, तो आर आप हमेशा निकाल सकते हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू अप्लाई इन द प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स। ठीक, अच्छा, 2 केसेस हैं जहां पे लाइट बेंड, देखो हमने क्या पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज बेंड्स व्हेन मीडियम चेंजेस, लाइट बेंड्स। और 2 केसेस हमें याद रखने हैं जब लाइट बेंड नहीं करती है। वो केसेस कौन से हैं? या तो म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आर हो, यहां अगर ऐसा हो तो क्या हो गया, मतलब साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आर। दोनों एंगल से, मतलब आई इज इक्वल टू आर मतलब क्या है, जिस जैसे आई है वैसे चली जाएगी, तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, राइट गाइस। दूसरा केस नॉर्मल इंसिडेंस, जो कि ये वाला है। इस केस में आई 0 है। अब अगर यहाँ पे आई 0 हो जाएगा तो म्यू आर म्यू आई कुछ भी हो, साइन आर को भी 0 होना पड़ेगा, राइट। तो आर भी 0 है, तो आर 0 मतलब इट हैज टू गो स्ट्रेट। तो ये 2 वो केसेस हैं, वो याद रखना है रे डायग्राम्स में। ये वो केसेस हैं जहां पे लाइट बेंड नहीं होती है, लाइट बेंड नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये मीडियम ही सेम हो। अभी ऐसा हो सकता है ना कि आप कुछ ऐसे मीडियम बनाओ, केमिकल उसमें मतलब लैब में बना लो, इनके मीडियम अलग अलग लेकिन उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट उनमें सेम आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, राइट। तो म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आर पॉसिबल है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे मजे की बात, ये मैं हमेशा बोलता था कि जेईई एडवांस में काफी फेवरेट टॉपिक है, लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड ने इस पे एमसीक्यू बनाया इसी साल एक सेट में क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है? स्नेल्स लॉ इन ए कंटिन्यूअसली चेंजिंग मीडियम। मतलब क्या सीन है हमारे पास, लाइट रे यहां से आ रही है, ये कोई एक मीडियम है μ1, फिर गई μ2 में, फिर गई μ3 में, फिर आगे ऐसे चलती है। सो दे कुड बी अ कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ मीडियम। द ब्यूटी ऑफ स्नेल्स लॉ इज, और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री, राइट, इफ यू डू दैट तो क्या आ जाएगा, μ1 sin I1, ये एंगल I1 है, μ1 sin I1, μ1 sin I1, this will be equal to μ2 sin I2, ये वाला एंगल, एंड दिस विल बी μ3 sin I3, मतलब ये वाला एंगल। और लास्ट में जब आप बाहर निकले तो इट विल बी, मान लो ये फाइनल आपका रिफ्रैक्टेड मीडियम था, फाइनल इसके आगे सब सेम है, तो μr sin r। मतलब यहां पे ध्यान दो प्लीज थोड़ा सा, ये सब बेकार है, दिस इज ऑल यूजलेस जस्ट टू कंफ्यूज यू। स्नेल्स लॉ कैन बी अप्लाइड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। μi sin i इज इक्वल टू μr sin r। बीच में सब बिन बुलाए वो मेहमान जो सिर्फ टाइम पास के लिए आए थे, सब कैंसिल आउट होता है, ठीक है? तो प्लीज रिमेंबर दिस। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे हम। जेईई एडवांस 2015-2014 में बड़ा प्यारा क्वेश्चन उन्होंने बनाया और इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? थोड़ा और हम लोग कंफर्ट हो जाए, मतलब स्नेल्स लॉ से हमारा कंफर्ट थोड़ा बढ़ जाए, तब हम वो क्वेश्चन करेंगे। अभी आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, आप खाली सोल्यूशन देख लोगे, मेरा मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो गाइज आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम में डायरेक्टली आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप डायरेक्टली लगा सकते हो इसको। दिस इज अ बिग टाइम सेवर। अब आगे बढ़ते हैं कहानी ये अपना है एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है? एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है? पहला एप्लीकेशन है रियल वर्सेस एपरेंट डेप्थ। रियल वर्सेस एपरेंट डेप्थ, यहां पे क्या सीन है? पहला वाला इसका ए पार्ट, ऑब्जेक्ट एक ऐसा है जो डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर उसको रेयर मीडियम से देख रहा है। मतलब अगर आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होके स्विमिंग पूल के बॉटम को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट स्विमिंग पूल का बॉटम है जो कि किसमें रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो एयर से, राइट? तो ये वो केसेस है जहां पे ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ रेयर मीडियम, जैसे कॉइन केप्ट इन अ ग्लास, पेंसिल केप्ट इन अ glass tumbler or something which you can just see from outside, transparent, all these cases. In all these cases आप क्या देखोगे कि जो एक्चुअल डेप्थ है हमारी ऑब्जेक्ट की, डेप्थ मतलब फ्रॉम द सरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम टिल द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, दिस इज द डेप्थ। ये जो डेप्थ है एक्चुअल, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, और ये आपको दिखती है थोड़ी सी ऊपर, दिस इज कॉल्ड apparent। इनमें एक रिलेशन होता है, तो इसमें दो डेप्थ बोलते हैं हम, apparent depth which is what you feel object is little upish, right, थोड़ा सा ऊपर आके दिखता है आपको, और ये हमारी रियल डेप्थ है dr। मतलब ये जो डेप्थ है dr है, ये कॉइन यहाँ रखा हुआ है, ये डेप्थ हमारे dr है, ऊपर वाटर है, और हमें कॉइन दिख कहाँ पे रहा है, यहाँ। ऐसा क्यों होता है? आप रे अगर रे डायग्राम से देखना चाहते हो तो कैसा होगा कि यहाँ से एक रे चलेगी, ऑब्जर्वर की आई तक जाएगी, बेंड होके, अभी डेंस से रेयर में जा रहे हो तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑब्वियस सी बात है, डेंस से रेयर में। एक चीज हमेशा याद रखो, रे डायग्राम में, रिफ्रैक्शन में, ऑलवेज रिमेंबर द रे वुड स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड शुड रीच द ऑब्जर्वर। ओके, दिस इज ऑल। कभी कंफ्यूजन हो कैसे बनाना रे डायग्राम, तो हमेशा याद रखो कि भाई कॉइन देखना है उसको,
कॉइन को उसकी आंख नहीं देखनी है ठीक है, तो इसलिए उल्टा मत कर देना। सो इट रे विल स्टार्ट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम एंड गो टू अ रेड मीडियम लाइक दिस। ठीक है, एक रे हम ले लेंगे नॉर्मल, क्योंकि इमेज के लिए 2 रे चाहिए होती है, एक रे को हम नॉर्मल ले लेंगे तो वो सीधी निकल जाएगी। पीछे बढ़ा दो क्योंकि आगे तो ये डाइवर्जेंट है। अगर इफ यू सी दीज 2 rays they will never ever meet on that side, so you will produce them backward. If you produce it backwards it will cut here. So this is the image of the coin you are seeing actually. What you observe is the image of the coin, not the actual image, and you feel like it is slightly above. ठीक, तो इसको बोलेंगे हम apparent depth, ये apparent depth, और इसको बोलेंगे real depth. One more thing, न्यूमेरिकल्स में गलतियां होती हैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर डेप्थ इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर और व्हाटएवर। कभी ये गलती मत कर देना कि आप इसको डेप्थ ले लेना, इफ जो फॉर्मूला हम सीख रहे हैं वो गलत हो जाएगा। डेप्थ इज ऑलवेज फ्रॉम द फ्री सरफेस, क्योंकि उसके आगे जो है ऑब्जर्वर का मीडियम है, ये हमारा फ्री सरफेस है, यहां से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। दिस इज एपरेंट, दिस इज रियल, apparent, real, right? ओके, तो रिलेशन क्या आता है डियर? रिलेशन ये आता है, फाइनली हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा वो तो आएगा ये dA by dr इक्वल टू 1 by mu। अभी कैसे आता है ये भी देख लो। स्नेल्स लॉ का बेसिक एप्लीकेशन है, स्नेल्स लॉ का बेसिक एप्लीकेशन है, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। तो देखो, थोड़ा प्लीज बी विद मी फॉर सम टाइम। ये इस डेंसर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये इस डेंसर, और यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बड़ा स्पेशल केस है कि ऑब्जर्वर जो है वो एयर में है, ठीक है, तो इसका म्यू हम बोल सकते हैं वही 1 है, ठीक, और ये इसका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक, ओके। अब जरा देखो इस रे ऑफ लाइट को, यहाँ पे ये एंगल में आई बोल रहा हूं नॉर्मल इंसिडेंट रे, ये एंगल में आर बोल रहा हूं नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे। डू यू गाइज एग्री कि अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा? अग्रीड? अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट हो गया और फिर ये इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, राइट? फर्स्ट दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट, राइट, और ये फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ये एंगल हमने लिख लिया आई और ये लिख लिया आर। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लेके आते हैं हम। अभी रे ऑप्टिक्स में कंडीशंस बार बार आएंगी, तो इसको जरा डाइजेस्ट करने की आदत डाल लो। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये स्मॉल एंगल होगा। क्यों? क्योंकि यार नॉर्मली जो आपका ऑब्जर्वर पॉइंट है, मतलब वो आप ऐसा नहीं कि कॉइन को, मतलब यहाँ रखा है कॉइन, आप वहाँ पड़ोसी घर से देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं, आसपास ही कहीं से देख रहे होगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल रहते हैं, ठीक। तो अब हम इसमें एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। वो ये होता है कि भाई आई इज वेरी वेरी स्मॉल, आर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन आई को हम अप्रॉक्सीमेटली आई लिख लेते हैं। रेडियंस में अगर आप मेजर करो तो आपको एक्चुअली सेम, आप अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। बहुत छोटा एंगल हो रेडियंस में, उसका साइन निकालो या टैन निकालो या एंगल खुद, ये तीनों सेम आएंगे, काफ़ी हद तक सेम आएंगे, लेकिन हाँ एंगल रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में, ठीक, डिग्रीज में नहीं, ठीक है। ये सेम चीज़ आर के लिए, साइन आई और साइन आर और आर बराबर है, और यही चीज़ टैन आर के बराबर है, ठीक। उससे हमारा डेरिवेशन थोड़ा ईजी रहता है, बिल्कुल। हमें क्या लिखना था भाई? यहाँ पे हमने लिखा था, स्नेल लॉ लगाया था, ठीक, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। अब जरा ध्यान देखो, म्यू आई साइन आई, इंसिडेंट मीडियम उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई साइन आई इंटू म्यू आर साइन आर। अब म्यू आर क्या होगा यहाँ पे? 1 होगा, क्योंकि म्यू आर मीडियम क्या है? एयर। तो यहाँ पे अगर हम वापस आएंगे तो देखो, इसको हमने म्यू डाल दिया, इसको 1 डाल दिया, तो साइन आई बाई साइन आर 1 बाई म्यू आ गया। देखो यही चीज़ अगर आप सोचो उल्टे तरीके से कि हाँ लाइट जो है वो
वाटर से एयर में जा रही है तो म्यू नहीं 1/μ होगा, वो बेकार तरीका है। आपका तरीका सिंपल यही है, इंसिडेंट मीडियम साइन आई, रिफ्रैक्टिव मीडियम साइन आर, बस। और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस है, अपने आप म्यू 1/μ शॉर्ट होके आ जाएगा, ठीक। तो साइन आई बाई साइन वाई 1/μ आ गया। साइन आई को हम लिख रहे हैं tan आई और साइन आर को लिख रहे हैं हम tan आर। तो जरा tan देख लेते हैं इन एंगल्स के, हमको tan आई और tan आर चाहिए। गाइस डू यू एग्री कि tan आई सामने दिख रहा है हमको x/dA, अगर इसको मैं x ले लूं तो r देखूंगा तो x/, सॉरी ये हो जाएगा i हो जाएगा x/dr, राइट, और tan r हो जाएगा x/dA। ये वाला ट्रायंगल मैं देख रहा हूं एक बार, अगर आप साथ साथ में मेरे, और मैं दूसरी बार ये वाला ट्रायंगल देख रहा हूं, इस तरीके से दोनों एंगल मुझे मिल रहे हैं। तो x/dr sin i tan i और x/dA tan r, ये 1/μ आ गया, x कैंसिल हो गया, dA बाई dr 1/μ, इसका मतलब d apparent इज इक्वल टू d रियल अपॉन म्यू। तो रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड कर दो तो एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, म्यू इज ए नंबर ग्रेटर देन 1, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी और मीडियम का, 1 से बड़ा होगा हमेशा, बताया था अभी। तो ये नंबर 1 से बड़ा है, तो ये नंबर dr से छोटा होगा। दैट्स अ रीजन मैथमेटिकली ऑल्सो, जो आपको रे डायग्राम से दिख रहा है वो आपको मैथमेटिकली भी दिख रहा है। तो रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करेंगे, एपरेंट डेप्थ आएगी, ठीक। अगर शिफ्ट पूछा किसी ने कि शिफ्ट कितना है, तो शिफ्ट है गाइज ये, शिफ्ट ये है, दिस इज योर शिफ्ट। नाउ दिस इज नॉट डेप्थ, दिस इज द शिफ्ट, दिस विल बी dr माइनस dA, dr माइनस dA, तो dr माइनस dr बाई म्यू, dA की जगह dr बाई म्यू लिख दिया हमने, dr कॉमन लिया तो dr इंटू 1 माइनस 1/μ, दिस इज योर शिफ्ट, ठीक। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतने सारे फॉर्मूले याद रखो, ये याद रखो शिफ्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ सबट्रैक्ट तो करना है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूले में हमको बहुत याद करके कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ हार्ड डिस्क भर रही है हमारी, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको याद रखो, ठीक है गाइस। तो ये हुआ रियल, ये क्लासिक केस है। क्लासिक मतलब मोर ऑफन देन नॉट ऑल एग्जाम्स एंड क्वेश्चंस वुड बी इन दिस फ्लेवर की, मतलब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होगा, एयर में होगा, पानी में कुछ पड़ा होगा उसका रियल अपरेंट, या फिर ग्लास में कुछ रखा होगा उसका। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो। देयर कुड बी सिनेरियो जहां पे ऑब्जर्वर जो है हो सकता है कि डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हो, तो वहां पे क्या करेंगे, तो उसका 1B पार्ट हमें करना है। ऑब्जेक्ट इन रेयर, ऑब्जर्वर इन डेंसर। यहां पे क्या केस, सब एग्जांपल लिया हमने, एक फिश है जो एक बर्ड को वॉच कर रही है। तो फिश इज इन वाटर विच इज डेंसर मीडियम एंड बर्ड इज इन एयर विच इज रेयर मीडियम। तो फिश इज ऑब्जर्विंग बर्ड। तो ये याद रखो कि यहां पे उल्टा होता है गाइस, जब ऐसा होगा कि ऑब्जर्वर हमारा डेंसर मीडियम में होगा तो ऑब्जेक्ट डेप्थ, मतलब उसकी हाइट कम होने के बजाय बढ़ जाती है, मतलब बर्ड उसको ऊपर दिखाई देगी, एक्चुअल जगह से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। तो इस केस में ये dr है, दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, मतलब एक्चुअली ये डेप्थ नहीं है, बट दिस इज व्हाट इज, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट कंसिस्टेंट विद द अदर फॉर्मूले उसमें, है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा इसको डी लिख रहे हैं, आप इसको HR भी लिख सकते हो, एक्चुअल हाइट, राइट। बट दिस इज थोड़ा सा लिटरेचर फिजिक्स का ऐसा चलता है ना कि कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है। तो ये रियल और ये एपरेंट, तो इस केस में होगा d apparent विल बी म्यू टाइम्स dr, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और म्यू इज ग्रेटर देन 1, सो दिस विल बी दिस। ये आपको याद रखना है। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझे मालूम है कि प्रॉब्लम में आपको कहां पे फंसाया जाता है, और वहीं बच्चे फंसते हैं। तो आप ना फंसो, आई एम गिविंग यू अ जनरल फॉर्मूला कि कभी ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा, कहीं कुछ रखा होगा, रेयर मीडियम में, डेंस मीडियम में, ऑब्जर्वर कहीं होगा। सो थोड़ा सा है ना, वी माइट जस्ट फील लिटिल कंफ्यूज कि किस फॉर्मूले को पिक करें, कैसा करें। तो उसके लिए
हम एक जनरल फॉर्मूला रखेंगे अपने पास गाइज। ये मतलब मजेदार चीज है, ये ऐसी मजेदार चीज है कि आपको ऑब्जेक्ट रेयर में डेंस में है, म्यू से डिवाइड करना है, म्यू से मल्टीप्लाई करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डी एपरेंट इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई डी रियल। देखो डी रियल में तो आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, राइट? रियल डेप्थ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अग्री? सिर्फ कंफ्यूजन होता है कि बाई म्यू करना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो डी ए विल बी समथिंग इनटू डी आर, ऐसे लिख लो। और ये समथिंग क्या है? म्यू आर बाई म्यू, मतलब म्यू आई क्या है? जहां ऑब्जेक्ट रखा है। म्यू आई ऑब्जेक्ट जहां रखा है उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू आई। और जहां ऑब्जर्वर है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर। अब आप वो दोनों स्पेशल केस इसी से उड़ा सकते हो, और वो तीसरा आएगा वो भी उड़ा सकते हो। पहला केस था कॉइन रखा था वाटर में, तो म्यू आई क्या था? म्यू, पहला केस क्या था? ऑब्जेक्ट रखा था वाटर में, कॉइन, तो म्यू आई क्या हुआ? म्यू। और म्यू आर क्या हुआ? ऑब्जर्वर एयर में था, तो म्यू आर क्या हुआ? 1। आ जाएगा भाई, राइट? डी आर बाई म्यू आ जाएगा। दूसरे केस में फिश, ऑब्जर्वर था इसमें और ऑब्जेक्ट था एयर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट म्यू आई इज 1 एंड म्यू आर वॉज म्यू। तो म्यू आर को म्यू किया, इसको 1 किया, तो म्यू इंटू डी आर आ गया, राइट? तो हमको सिर्फ ये याद रखना है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि इससे वहां प्रोसेस करने में अगर तुम्हें 2 या 3 सेकंड भी लग रहे हैं, तो स्टैंडर्ड केसेस भी याद रखो कि अगर नॉर्मल हमारा टिपिकल स्टैंडर्ड क्लासिक केस है, रियल एपरेंट डेप्थ ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है, तो सीधा म्यू से डिवाइड होना है। दूसरा क्लासिक केस ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, तो म्यू से मल्टीप्लाई करना है, वो भी याद रखो। लेकिन ये भी याद रखो, क्यों? क्योंकि अभी कुछ ऐसा हो जाए, ये हो वाटर और ये हो ग्लास, ऑब्जेक्ट रखा हो मान लो यहां पे, ऑब्जर्वर यहां पे हो, तो अब आप फिर क्या लगाओगे फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला आपको, आपने देखा ऑब्जेक्ट वाटर में रखा है, इसका मतलब म्यू आई हो जाएगा म्यू वाटर। ऑब्जर्वर मान लो ग्लास में है, तो ये हो जाएगा म्यू ग्लास इंटू डी आर। समझ रहे हो इस बात को? इसलिए ये पावरफुल है फॉर्मूला। ये आपको ये पावर दे रहा है कि आपको वरी नहीं करना है कहां पे म्यू से डिवाइड करना है, कहां पे करना है। आप इसको एज इट इज याद रखो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये रिसर्च, क्वेश्चंस की रिसर्च करके फिर ये फॉर्मुलास निकलते हैं गाइस, राइट? टिपिकली यू माइट नॉट फाइंड दिस फॉर्मुलास इन बुक्स, या यू माइट फाइंड बट यू माइट इग्नोर, ठीक है? तो इसलिए याद रखना ये चीज। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। अब एक और जनरल फॉर्मूला जिसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, उन्हीं दोनों केसेस के एक्सट्रीम केस। मतलब क्या एक्सट्रीम केस? क्या ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पास नीचे कहीं, यहां पे, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। गाइस थोड़ा मेरे साथ रहना भी, आप लोग ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट कहीं नीचे रखा हुआ है और उसके ऊपर लेयर जमी हुई है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस की, मीडियम, अलग अलग मीडियम्स की, 1 2 3 पता नहीं कितने। और फाइनली ऑब्जर्वर बैठा हुआ है एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में। तो म्यू ऑब्जर्वर क्या है? जहां से वो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बीच में इतने सारे लेयर हैं और लास्ट में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपको नहीं मालूम, डिपेंडिंग ऑन द म्यू1 म्यू2 की वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऑल डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यूज। तो आप कैसे निकालोगे इसकी रियल और एपरेंट? रियल तो मालूम है कि अगर मान लो कि ये T1 है थिकनेस, ये T2 है, ये T3 है, और ऐसे करते करते गए ये Tn है, ठीक है? सो टोटल इसकी रियल डेप्थ क्या हो जाएगी? T1 T2 T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस so on and so forth Tn. This will be a real depth. So this is d real. आपको निकालनी है एपरेंट। मान लो ऑब्जेक्ट घूमते फिरते आया, फाइनल इमेज जो है यहाँ कहीं बनी, आपको निकालनी है इसकी एपरेंट डेप्थ।
तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। अगेन सेम थिंग, डी एपरेंट इज इक्वल टू, पहले लगाओ क्या, म्यू ऑब्जर्वर, सबसे पहले म्यू ऑब्जर्वर। अब अगर ऑब्जर्वर एयर में है तो वो 1 हो जाएगा, ये अगर एयर में है तो वो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ टी आई बाई म्यू आई, मतलब T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2 प्लस T3 बाई म्यू 3 Tn बाई म्यू 1। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं एक्सपैंड करके, तो ये डी इस सिनेरियो में क्या आ जाएगा, म्यू ऑब्जर्वर टाइम्स T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ Tn बाई म्यू 1। रिमेंबर म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं इन मीडियम्स के रिस्पेक्टिवली, बस ये याद रखना है। म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 सब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं, और ये फॉर्मूला आप मारोगे सीधा आपको आ जाएगा आंसर। एंड यू शुड नॉट बॉदर कि ये नंबर T1 प्लस T2 प्लस Tn से बड़ा आएगा कम है, वो आने दो, जो आता है वो आने दो, क्योंकि वो प्रॉब्लम उस तरह की होगी ही नहीं। प्रॉब्लम किसी और डोमेन की, वो खाली हमसे पूछेंगे कि एपरेंट डेप्थ बताओ, तो सीधा लगाना है और निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। एक प्लेन वनीला केस रियल एपरेंट का, उसका रिवर्स फिश और ये वाला, और उसका जेनरिक फॉर्म जब मीडियम्स अलग अलग हो तब कैसे उसको हैंडल करना है, म्यू आर बाई म्यू आई डी आर, और फाइनली ये। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर जब यही रियल सत्य है तो पर इसी को याद रखें, वो सब क्यों करना है? भाई ये है सिंपल कहावत, चीटी मारने के लिए तोप नहीं लाओगे आप। प्रॉब्लम MSCT का एग्जाम कर रहे हो आप, उसमें सीएल सिंपल रियल एपरेंट डेप्थ का न्यूमेरिकल है, 2 सेकंड में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको, और आप लेके आ गए तोप, क्या फायदा, टाइम वेस्ट करोगे। तो वो भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में? चलो कुछ सवाल करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन, प्रिंटेड पेज, एक प्रिंटेड पेज है, इट इज प्रेस्ड बाय अ ग्लास क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक प्रिंटेड पेज रखा हुआ है, ये प्रिंटेड, इसमें कुछ लेटर्स प्रिंटेड है, और मैंने उसको ग्लास क्यूब ऐसे रख दिया, दिस इज माई ग्लास। बाय वॉट डिस्टेंस लेटर अपीयर टू बी शिफ्टेड व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप। मतलब यहां से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है अगर, तो ये जो लेटर्स यहाँ पे एक्चुअली लिखे हुए हैं पेपर पे, ये कितना ऊपर दिखाई देंगे, राइट। अब ये वही मैं बोल रहा हूँ, टिपिकल केस है रियल वर्सेस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ होगी इस क्यूब का एज, दैट इज अ रियल डेप्थ, और एपरेंट डेप्थ आपसे पूछी गई है, लेकिन पूछी एपरेंट डेप्थ नहीं, उन्होंने पूछा कितना शिफ्ट हुआ, तो हम निकाल लेंगे। पहले हम एपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा रियल मतलब 6 सेंटीमीटर इज द एज रियल, वर्सेस एपरेंट, इसको x, दिस विल बी इक्वल टू म्यू, तो यहां पे आ जाएगा 1.5, तो x कितना आ जाएगा 6/1.5 which is 4 cm. So this is 4 centimeter guys. तो कितना शिफ्ट है, शिफ्ट आपको आ जाएगा 6 minus 4 which is 2 centimeter. ठीक, शायद आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, कभी कभी वो पेपर प्रेस रखे होते हैं, पेपर प्रेस रखे तो ऐसे लेटर्स जो है थोड़ा सा ऊपर उठे हुए दिखते हैं। इफ़ यू हैव दिस ग्लास के जो पेपर वो रहते हैं ना, वो पेपर को प्रेस करने के लिए, कई बार ऑब्जर्व किया शायद आपने, तो ये लेटर्स जो है थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ लेटर्स यहाँ पे होंगे, पेपर यहाँ रखा है, उसके ऊपर ये क्यों रखा है, तो ये एक्चुअल है और ये इसकी रियल है। चलो अब ये क्वेश्चन, यहाँ पे एक बीकर में
यहाँ पे हमने एक बीकर में वाटर भरा है पहले H1 हाइट तक, फिर ऑयल भरा है H2 हाइट तक, ठीक। और हम यहाँ से कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं एयर, ठीक है। बोला फाइंड अपेरेंट शिफ्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। तो ये कितना शिफ्ट आएगा। अब यहाँ पे तोप की जरूरत है, तो यहाँ पे दो अलग मीडियम है, उनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं, सो वी कैन नॉट सिंपली यूज रियल अपरेंट। तो अभी हमको दो अलग अलग मीडिया है, इसका मतलब हमको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि भाई डी अपरेंट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर इनटू समेशन टी आई बाई म्यू है। ये हमको अब यहाँ पे इस हथियार की जरूरत पड़ेगी, ठीक। म्यू ऑब्जर्वर तो एयर है, 1 हो गया, ये 1 हो गया। यहां पे क्या आएगा, ये T1 और ये T2, T1 बाय म्यू 1 मतलब H1 बाय म्यू 1, और ये आ गया H2 बाय म्यू 2। ये आ गई हमारी एपरेंट डेप्थ। म्यू ऑब्जर्वर 1 था, रियल H1 प्लस H2। तो शिफ्ट जो हमें पूछी गई है, शिफ्ट पूछी गई है, तो हो जाएगा डी रियल माइनस डी एपरेंट, मतलब H1 प्लस H2 रियल माइनस दैट थिंग, H1 बाई म्यू 1 प्लस H2 बाय। ठीक। अब ये जो भी आंसर आएगा आप उसको लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट कि अलजेब्राइक मैनिपुलेशन के बाद कुछ आंसर आएगा वो आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया 1-2 बार, बल्कि ज़्यादा बार ही आया है, टिपिकल कई बार रिपीट हुआ सीटी और जेईई मेंस में। तो इसमें H1 और H2 दोनों सेम दे देते हैं, मतलब ये भी H है ये भी H है, तो टोटल रियल कितनी जाएगी 2H, और वो हो जाएगी H बाई म्यू 1 प्लस H बाई म्यू 2। तो कॉमन लेके कोई अच्छा सा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मेन चीज़ आप समझ गए कि इस तोप का इस्तेमाल कब करना है। ओके अब ये प्रॉब्लम करेंगे हम जेईई मेंस की। कभी कहते हैं ना, कभी जेईई मेंस में भी खतरनाक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम आती है, जो सॉल्व तो होती है एक झटके में, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ लेके आती है। दिस इज द क्लासिक फिश बर्ड प्रॉब्लम। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो उसको ना कराता हो, तो मैं भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कराते सब लोग हैं, समझते भी सब लोग हैं, लेकिन सही तरीके से कैसे इसको परसीव करना इस प्रॉब्लम को, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक। प्रॉब्लम ये है कि ये फिश ये वाटर में ऐसा स्विम कर रही है, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। दिस फिश इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। द फिश इज मूविंग अपवर्ड्स, निश्चित, ठीक है। नाउ while it is moving, it observes a bird. Obviously bird air में होगी, observes a bird, and the fish observes the bird is coming vertically down with 12 मीटर पर सेकेंड। ये लैंग्वेज थी क्वेश्चन की, वहीं पे मिस किया लोगों ने। Fish observing bird and finds bird is coming towards fish, मतलब vertically downwards with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जर्व कर रही है कि ये बर्ड मेरी तरफ 12 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। एक्चुअल स्पीड ऑफ बर्ड निकालनी, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बर्ड किस स्पीड से आ रही है, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ बर्ड, दैट वी हैव टू डू। अब समझो बात को कि कहानी क्या हो रही है इसमें। वैसे देखो सिंपल है, रिलेटिव वेलोसिटी का केस है, ये 8 ये 12, हाँ तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है 12, इसमें से ये कर दें 8 माइनस कर दें 4 मीटर पर सेकंड, आंसर आ जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा यार। फिश ऑब्जर्व कर रही है बर्ड को, लेकिन फिश को बर्ड ये डेंसर मीडियम है,
ये रेयर मीडियम है, तो ये इसको एक्चुअल पोजीशन थोड़ा ऊपर दिखाई देगी। डू यू एग्री? रिवर्स केस है ना, ऑब्जर्वर इज फिश, ऑब्जेक्ट इज बर्ड विच इज इन रेयर मीडियम, सो इट विल लुक लिटिल अपवर्ड्स। तो जो फिश को दिख रहा है वो बर्ड नहीं, बर्ड की इमेज है। अग्री? नाउ इसको अच्छे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक किसी इंस्टेंट पे एट एनी इंस्टेंट हमने ये क्या किया कि भाई ये डिस्टेंस, मतलब क्या चीज फिक्स है, ये सरफेस वाटर की फिक्स है, यहां से ये डिस्टेंस हमने एक्स ले ली फिश की उस इंस्टेंट पे। उस टाइम बर्ड की एक्चुअल ग्राउंड पे जो बंदा बैठा है, ग्राउंड पे जो मूव नहीं कर रहा, या सरफेस ऑफ वाटर पे बोट पे कोई बंदा बैठा है, वो उसको देख रहा है। बर्ड की एक्चुअल पोजीशन वाई, फिश को उसी इंस्टेंट पे जो बर्ड की पोजीशन दिख रही है वो वाई डैश। क्लियर? ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूं फिश के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिस्टेंस लिखूं आर, मतलब फिश से अभी जो बर्ड को ऑब्जर्व हो रही है बर्ड, वो डिस्टेंस आर, खुद की डिस्टेंस एक्स प्लस वाई, नहीं वाई डैश, ये फिश को जो डिस्टेंस ऑब्जर्व हो रही है वो है। अग्री? इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई डैश बाई डी टी। डिफरेंशिएट किया मैंने इसको जरा। डी आर बाई डी टी को ऑब्जर्व करो, मतलब फिश और बर्ड की जो आपस की जो डिस्टेंस है वो डी आर है, राइट? थोड़ा बर्ड आएगी, थोड़ा फिश, तो ये चेंज हो जाएगी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस जो चेंज हो रही है, तो गाइस ये डी आर बाई डी टी क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 12 है? वही तो प्रॉब्लम है ना। फिश ऑब्जर्विंग बर्ड, फाइंड बर्ड इज कमिंग टुवर्ड्स फिश विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये आर क्या था? फिश एक इंस्टेंट पे फिश को जो बर्ड की डिस्टेंस दिख रही है वाई डैश, ये एक्स प्लस वाई डैश किया था मैंने, राइट? सो इसको मैंने लिखा आर। तो इसका रेट ऑफ चेंज विद टाइम, ये वही है वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से फिश ऑब्जर्व कर रही है बर्ड को नीचे आते हुए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से द एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उस 12 है, ये तो चलो 12 हो गया। dx बाई डी टी भी 8 है, बराबर है, ठीक। अब y डैश क्या है? y डैश इस बर्ड की इस सरफेस से इमेजिनरी पोजीशन जो फिश को ऑब्जर्व हो रही है। हमको क्वेश्चन में पूछा गया एक्चुअल स्पीड ऑफ वर्ड, सो यार हमें पूछा गया है dy बाई डी टी। डू यू गाइस एग्री? तो अगर हम y डैश और y में एक रिलेशन लिख लें तो हो जाएगा काम। आपको मालूम है गाइस कि y डैश इज इक्वल टू म्यू टाइम्स y है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ये म्यू से मल्टीप्लाई होता है जब रिवर्स सिनेरियो है। दिस इज द, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, राइट? यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, इसको d बाई डी टी ऑफ y डैश लिख लो आप, म्यू विच इज 4/3 इंटू एक्चुअल। मैंने y डैश को 4/3 y लिख लिया। y ये था, ये 4/3 हो क्योंकि ये म्यू से मल्टीप्लाई हुआ। रियल वर्सेस अपरेंट डेप्थ, रियल वर्सेस अपरेंट हाइट, ठीक। ये इधर आया, ये हो गया 4/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इस 4/3 कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या? dy बाई डी टी। और वो dy बाई डी टी आपको निकालना है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड with respect to ground. Velocity of bird is 3 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं समझा तो दोबारा समझा, लेकिन
क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इससे मिलते जुलता कोई और प्रॉब्लम आएगा। अगर हमें क्लियर ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा आगे दिक्कत कर सकती है। हाँ हाँ, देखो मैंने आर क्या लिखा है, एट एनी इंस्टेंट फिश और बर्ड के बीच की डिस्टेंस, फिश को जो ऑब्जर्व हो रही है, फिश के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिश को बर्ड कितनी दूर दिख रही है, वो आर लिखने की कोशिश करी है। और उसको मैंने ब्रेक किया है दो कंपोनेंट्स में। एक फिश की खुद की सरफेस से जो डिस्टेंस, उस समय एक्स ले ली हमने, और बर्ड की उस समय वाई है डिस्टेंस, बट उसको जो दिख रही है वाई डैश, क्योंकि हम फिश के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना कि बर्ड कहाँ पे है। तो ये एक्स प्लस वाई डैश, राइट। तो यहां तक क्लियर है। अब ये आर मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? फिश के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट डिस्टेंस। विच डिस्टेंस? फिश और ये, इसका रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ। तो जो फिश को ऑब्जर्व हो रही है बर्ड की वेलोसिटी, वही तो होगी वो डी आर बाई डी टी, विच इज 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये 12 लिखा, ये तो 8 था, मालूम है भाई, डी एक्स बाई डी टी तो सिंपल 12 था, 8 था। वाई डैश से हमें मतलब नहीं है, हमें पूछी गई है कि भाई क्या एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, तो हमको मालूम है एक्चुअल वेलोसिटी डी वाई बाई डी टी होगी। तो डी वाई बाई डी टी, तो वाई डैश को हटा के वाई लाना है, तो हमने रे ऑप्टिक्स का सारा ले लिया। बस यही है इस पूरे प्रॉब्लम में, रे ऑप्टिक्स यही है, बाकी सब नॉर्मल कॉमन सेंस मैकेनिक्स है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। ओके, so I would recommend this problem, do it again after 2-3 days. ठीक, अच्छा यहाँ पे एक काम करें, थोड़ा सा और स्ट्रेच करके फिनिश ही करते हैं सेशन, कि आपको ब्रेक चाहिए अभी? जैसा बताओ। ब्रेक, चलो अच्छा ब्रेक ले लेते हैं। तो उसके बाद हम ये चालू करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन ये करना है, और ये क्वेश्चन करना है इसके बाद, और ये क्वेश्चन करना है, दैट्स इट, इतना बाकी है। चलो फिर रिफ्रैक्शन ऑफ बाय ग्लास स्लैब वी विल डू आफ्टर द ब्रेक। 5 मिनट। चलो गाइस 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप